वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 9 क्षेत्रमति स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कक्षा 8 में आज अध्याय 9 क्षेत्रमति मेंसुरेशन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट्स। तो आज हम क्षेत्रमति के विषय में पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी भूमिका के बारे में अध्ययन करते हैं। क्षेत्रमति चैप्टर 9 कक्षा 8 मैथ में भूमिका, उसकी इंट्रोडक्शन। हम अध्ययन कर चुके हैं किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर दूरी उसका परिमाप कहलाता है। उस आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र का उसका क्षेत्रफल। तो इसको दोबारा ध्यान से सुनेंगे। किसी बंद आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है, परिमाप। और उस आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से दो बातें निकल के आई हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे, आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं इसी अध्याय में। देखेंगे हम त्रिभुज आकृतियां हैं जो हमारी त्रिभुज, आयत, वृत्त और विभिन्न समतल आकृतियों का परिमाप, क्षेत्रफल, जो समतल आकृति है इनका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो अब आयताकार आकारों के किनारों और पगडंडियों का क्षेत्रफल भी सीख चुके हैं। अब अध्याय में हम चतुर्भुज जैसी दूसरी बंद आकृतियों का क्षेत्रफल जैसे परिमाप संबंधित समस्याएं हल करने का प्रयत्न करेंगे। अब हम घनाभ, बेलन जैसी ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भी अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है चैप्टर 9 में, अब क्षेत्रमिति में घन, ये घन है, घनाभ, बेलन जैसे ठोसों का, जो सॉलिड्स होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन। क्यूबॉइड और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुभुज का क्षेत्रफल जो टॉपिक है अगला, बहुभुज का क्षेत्रफल। हम एक चतुर्भुज को त्रिभुजों में खंडित करते हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इस विधि का बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग की जा सकती है। एक पंचभुज को निम्न कार से हम विचार करते हैं। आकृति 9.1 और 9.2 में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आकृतियां दिखाई गई है, ये भी पंचभुज है और तो इसमें आकृतियां दो दिखाई गई हैं हमारी। तो दो आकृतियां हैं इधर। जैसे 9.1 में देखें, विकर्ण, इसका एक 5 भुजाएं, इसमें ए बी, बी सी, सी डी, ई डी और ए। इसमें विकर्ण ए सी, ए डी की रचना करते हुए पंचभुज ए बी सी डी को 3 भागों में बांटा गया है। इसलिए ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, इस प्रकार हमारा ये निकल सकता है। आगे देखेंगे इस आकृति को। एक विकर्ण ए डी, इस पर दो लंब हैं बी एफ और सी जी। रचना करते हुए हम पंचभुज ए बी सी डी यानी कि भुजा ए बी, बी सी, सी डी, ई, तो इसके बारे में, इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसलिए ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज ए ई बी ये वाला और समलंब त्रिभुज बी एफ जी सी, इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज सी जी डी का क्षेत्रफल, समकोण और त्रिभुज
AED का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार समलंब BFCG समांतर भुजाओं को पहचानिए। तो इसके माध्यम से आप देख रहे हैं हम बहुभुजों का क्षेत्रफल किस प्रकार से जोड़ करके निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी में बहुभुज के क्षेत्रफल को देखा है आपने, किस प्रकार से हमने त्रिभुजों का, समलंब का, सबका क्षेत्रफल मिला करके बहुभुज आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखा है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 क्षेत्रमिति एक्सरसाइज 9.1 में। एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है 9.1 9.1 का पहला एग्जाम्पल उदाहरण इस प्रकार है। समलंब के आकार का खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम हल निकालते हैं इसमें कि समलंब की समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई A 20 मीटर मान लेते हैं। मान लीजिए दूसरी समांतर भुजा की लंबाई B मान लेते हैं, जिसको हमें निकालना है। इसको हमने क्या मान लिया है, B। और H हमारी ऊंचाई 15 मीटर है। तो समलंब का दिया हुआ क्षेत्रफल होता है 480 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। समलंब का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये नोट करेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको नोट कर लें कि 1/2 गुना में ऊंचाई A जमा B पहली भुजा की लंबाई जमा में दूसरी भुजा की लंबाई, ये समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। तो आगे बढ़ते हैं इसी में उदाहरण 1 के हल की ओर। तो उदाहरण 1 में देखेंगे हमें समलंब का जो क्षेत्रफल है एरिया 480 मीटर ये दिया हुआ था। इसको सूत्र के बराबर 1/2 उसकी ऊंचाई H थी और एक भुजा 20 है और एक भुजा B मान लिया था हमने। तो इस प्रकार 2 क्रॉस में ऊपर आ गया है और 15 इसके नीचे आ गया है। अब ये रह गया ओनली 20, केवल हमारा 20 जमा B। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, काट पीट करने के बाद ये हमें आता है यहाँ से 15 से 3 बार और बचेगा 15 दूनी तो 32 गुना 2 64। तो 20 जमा B बराबर में चल रहा है, 20 इधर जाएगा तो 64 में से घट जाएगा। तो B बराबर यानी दूसरी जो भुजा की लंबाई है 44 मीटर। तो अतः समलंब की दूसरी समांतर भुजा जो B मानी थी उसकी भुजा की लंबाई आई है 44 मीटर। तो इस प्रकार एग्जाम्पल फर्स्ट 9.1 एक्सरसाइज का हो चुका है। आगे बढ़ते उदाहरण 2 की ओर। तो उदाहरण 2 में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हल में दूसरे के उदाहरण में मान लीजिए एक विकर्ण की लंबाई D1 माना डायगोनल 1 फर्स्ट यानी विकर्ण फर्स्ट 16 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण लंबाई मान लेंगे D2 डायगोनल 2। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका आप क्षेत्रफल यहाँ से नोट करेंगे। तो ये होता है 1/2 गुना में पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो और ये दे दिया हमें 240 के बराबर, 240 है इसका एरिया बराबर एरिया रख दिया। तो 1/2 D1 कितना है 16 पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण D2 हमें निकालना है 240। तो इसको देखेंगे हम यहाँ से तो ये 240 ऐसे रहेगा, 240 इधर और 2 ये वाला ऊपर जाएगा और 16 हमारा इधर रहने वाला है। तो इसको काट पीट करेंगे, इधर से 2 से इसको काटेंगे हम 8 बार और 8 से 240 को जब काटेंगे तो हमारा आएगा 30। तो D2 का जो आया कितना है 30 आया। फिर 2 तो ऊपर गुना में चला गया क्रॉस में और 16 इसके नीचे आ गए। 16 से 2 को 16 से 8 से काट दिया, 8 से 240 को 30। तो इस प्रकार जो D2 है डायगोनल दूसरे विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर आ गई है। तो दूसरा उदाहरण भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 3 की ओर। उदाहरण 3 इस प्रकार है।
इधर एक्साइड 9.1 में MNOPQR आकृति 9.6 में एक षट्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। अमन और रिद्धिमा ने इसे दो विभिन्न प्रकार से विभाजित किया। आकृति 9.7 दोनों उपयोग का करते हुए इस षट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक आकृति तो दी हुई है हमें MNOPQR आकृति 9.6, ये रिद्धिमा की विधि है और ये है अमन की विधि 9.7 में। तो दोनों विधियों से हम इसका षट्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। प्रत्येक भुजा इसमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखेंगे इसमें षट्भुज की, तो यहाँ से अमन और रिद्धिमा की दोनों विभिन्न प्रकार की जो विभाजित किया गया उसका विधि का प्रयोग करके इस षट्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। आकृति में देखेंगे MNOPQR, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये 11 सेंटीमीटर है। पहली विधि निकालते हैं अमन की विधि। क्योंकि यह एक षट्भुज है, NQ एक षट्भुज दो सर्वांग समलंबों में विभाजित करता है, इसे कागज को मोड़ने विधि का सत्यापित कर सकते हैं। आकृति 9.8 में आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण 3 में आगे हम इसको करके दिखाएंगे, तो आप इसको देखेंगे एक बार। यहाँ डायग्राम के माध्यम से क्योंकि यह एक षट्भुज है इसलिए NQ एक षट्भुज को दो सर्वांगसम समलंबों में विभाजित किया गया है, जैसे आकृति 9.8 में यहाँ दिखाया गया है। तो आप इसे कागज को मोड़ने की विधि से स्थापित कर सकते हैं। समलंब MQR जो MNQR है, तो यहाँ पर देखेंगे MNQR, तो ये हो जाएगा 4 गुना 11 जमा 5/2। तो ये आएगा हमारा 11 5 16, 2 से 2 कट गया तो 2 गुना 16 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि आकृति में हमें दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इस आकृति 9.2 को देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो इसलिए षट्भुज MNQR को दो पार्टों में किया गया था, 2 गुना 32 हो जाएगा कि ये पहले हिस्सा था तो 2 बार फोल्ड किया है तो 2 गुना 32 64। ये अमन की विधि है, ये वाली जो अब तक की है। अब करते हैं रिद्धिमा की विधि से। तो रिद्धिमा की विधि कह रही है कि भाई ये 3-3 सेंटीमीटर MNQ है, तो त्रिभुज MNQ और त्रिभुज RPQ सर्वांगसम त्रिभुज हैं, उनमें प्रत्येक शीर्षलंब 3। आकृति 9.1 में पहला समीकरण इधर। आप इन त्रिभुजों को काटकर एक दूसरे के ऊपर रखकर इसका सत्यापन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे इसी में उदाहरण 3 में देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज MNQ का क्षेत्रफल जो है 1/2 8 गुना 3, यानी 2 से 8 को काट दिया तो 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल आयत MNOPQR का क्षेत्रफल, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर ये आया है और 8 पंजे 40, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब षट्भुज जो हमारी MNOPQR क्षेत्रफल आएगा 40, 12 जमा 12 2 बार के लिए, और ये भी 64 आएगा। तो दोनों विधियों से इसका आंसर एरिया का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने अब तक कक्षा 8 चैप्टर 9 सब्जेक्ट मैथ क्षेत्रमिति में एक्सरसाइज 9.1 के उदाहरण 1, 2 और 3 को किया है, जिसमें हमने बहुभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीखा है। उदाहरण 1, 2, 3 के बाद अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्षेत्रमिति में क्वेश्चन 1 से 11 की ओर। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, पहले इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर आगे हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो देखेंगे पहला प्रश्न इस प्रकार से है 9.1 में, ये दूसरा प्रश्न है। तो आगे इनके प्रश्नों को आप स्टेटमेंट नोट करते रहें।
9.1 एक्सरसाइज इस प्रकार से रहने वाली है। ये इसका पहला प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न। तो आगे बढ़ रहे हैं इसी में। तो ये देखेंगे चौथा, ये इसका पांचवा प्रश्न, ये छठवां, ये सातवां। अब आगे आठवें की ओर बढ़ेंगे। ये आठवां रहने वाला है और ये नौवां। तो आगे इसमें अभी 10वां और 11वां और है, तो आगे बढ़ते हैं। ये 10वां रहने वाला है और ये 11वां। तो इस प्रकार इसमें कुल मिला के 11 प्रश्न रहेंगे। तो आप इनकी स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, दोबारा ध्यान से देख लीजिए। 11वां, 10वां, ये 8वां, 9वां, 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और ये पहला। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.10 के सॉल्यूशंस की ओर लेके हम चलते हैं। सब्जेक्ट गणित, अध्याय 9, चैप्टर 9 में देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार से है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, तो यही तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखेंगे जो एक भुजा है 1 मीटर है, दूसरी भुजा 1.2 मीटर है और इनके बीच की दूरी है जो 0.8 मीटर दी हुई है। तो यहाँ से 1 मीटर, 1.2 मीटर, आमने जो समांतर भुजाओं की लंबाई है 1 मीटर और 1.2 मीटर है, ए और बी, और एच हमारा जो ऊंचाई है 0.8 है। तो यहाँ पहली समांतर भुजा की जो लंबाई होगी ए वो 1 मीटर, दूसरी भुजा की समांतर भुजा की लंबाई जो बी है 1.2 मीटर, तथा समलंब की जो ऊंचाई है बीच की दूरी 0.8 मीटर। तो इसलिए मेज के ऊपरी पृष्ठ जो समलंब के आकार का है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए जमा बी गुना एच, यानी कि 1/2 दोनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, यानी 1 जमा 1.2 गुना में उनके बीच की दूरी एच। ये हमारा समलंब का सूत्र होता है। तो 1/2 ए कर दो 2.2 गुना में 0.8, तो 2 से काटेंगे इसको, तो ये आएगा 1.1 और गुना करेंगे ये आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। अतः मेज के ऊपरी पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आ रहा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया दे दिया समलंब का, ऊंचाई h 4 सेंटीमीटर दे दी, समांतर भुजाओं की एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे दी, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार का हमने एक उदाहरण भी किया था। तो देखेंगे, माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई b, पहली भुजा की a 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 4, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना a जमा b गुना h। क्षेत्रफल जो उसका दे दिया हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 34 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 ए जमा बी, यानी 10 पहली भुजा, बी दूसरी भुजा को माना और गुना में 4। तो यहाँ से हम देखेंगे इस 2 को 2 काट दिया है, तो 2 गुना 10 20 हो गया और 2 बी हो गया, 20 इधर गया, 34 घटा 20 तो 14 और 2 बी, तो 2 से 14 को काटा तो बी निकल के आया हमारा 7। अतः दूसरी समांतर भुजा जो बी माना है लंबाई उसकी आ गया 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर।
प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार से रहने वाला है। एक समलंब के आकार के खेत ABCD में बाड़ लगाई गई है। बाड़ लगाई गई है। बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 और CD 17 मीटर और AD 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB और समांतर भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है, ये कह रहा है। तो देखेंगे यहाँ से जो BC है हमें 48 सेंटीमीटर दे दिया है, CD हमें 17 मीटर दे दिया है, AD हमें 40 मीटर दे दिया, परिमाप 120 है। तो अब तीनों को जोड़ के तो हम AB निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा देखिए भाई, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA समलंब खेत का ABCD का परिमाप चारों को जोड़ेंगे तो 120 के बराबर है। तो AB प्लस AB हमें निकालना ही है, BC का 48, CD 17 और DA 40। यहाँ से तो AB इनको जोड़ के 105, यहाँ जमा में 105 होगा। 105 को AB में इस AB निकालेंगे, जब 120 में से घटा लेंगे तो हमारा AB निकल के आएगा ये 15 मीटर। अब खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 BC गुना AD गुना AB, यानी कि ये उनकी बीच की दूरी H रहेगी, ये पहली भुजा रहेगी A और 48 हमारी B रहेगी। तो देखेंगे 1/2 BC जमा में AD, यानी BC का 48, AD 40 और जो AB अभी निकाला H उनकी 15। समलंब का क्षेत्रफल है, समलंब के टाइप का, तो खेत का वही सूत्र लगे 1/2 गुना पहली भुजा गुना जमा में दूसरी भुजा गुना उनके बीच की दूरी। तो 48 और 40 से जोड़ेंगे 88 आएगा। 2 से यहाँ 88 को काट देंगे, ये आएगा 44। 44 गुना हम 15 करेंगे, ये आएगा 660। 15 से 44 गुना करके अतः खेत ABCD का जो क्षेत्रफल है 660 मीटर स्क्वायर आ गया है। तो इस प्रकार प्रश्न 3 9.1 का हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न 4 हम देखेंगे। एक चतुर्भुज के आकार खेत का विकर्ण 24 मीटर है। शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर हैं, व 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पर H1 है 13 मीटर ले लिया है, H2 8 मीटर है यहाँ पर, और AC जो A से C है वो 24 मीटर है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज जो ऊपर वाला है ABC का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज नीचे वाला है ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल 1/2 गुना B गुना H1, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस गुना हाइट यानी आधार गुना में शीर्षलंब, आधार गुना में शीर्षलंब 1/2 गुना BH2। तो 1/2 B कॉमन ले लिया बाहर, B भाई दोनों में बराबर है, तो B तो 24 है दोनों में, आधार जो बेस है तो ये 24 इसकी वैल्यू आ गई। H1 13 है इसका, ये 8 है, तो 1/2 गुना में 24 गुना में 21, तो 2 से 12 को काट दिया, 24 को 12 बार, तो 12 गुना में 21 252। अतः चतुर्भुज आकार का खेत क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है। हम अलग अलग भी निकाल के दोनों को जोड़ेंगे, जब भी 252 सेंटीमीटर आएगा दोनों विधियाँ हमारी ठीक मानी जाएंगी। तो ये उदाहरण 4 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.1 का कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 4 9.1 एक्सरसाइज का पूर्ण हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न 5 इस प्रकार से रहने वाला है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है D1 और D2
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना में पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण, यानी D1 गुना D2, तो 1/2 गुना में 7.5 गुना में 12, तो 2 से 6 को काट देंगे तो 6 से 7.5 की गुना करेंगे तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 45 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। प्रश्न संख्या 5 हमारा पूर्ण हो गया एक्सरसाइज 9.1 का। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 एक्सरसाइज 9.1 में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात है, गेट नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, ज्ञात कीजिए। ज्ञात आएगा, यहाँ पे आएगा ज्ञात, ज्ञात लिख लें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंबर 4 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है आधार गुना में शीर्षलंब, तो 6 गुना में 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुना D2, तो 24 जो का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कर लिया 1/2 8 गुना D1 D2 इस सूत्र में रख के 1/2 क्योंकि 8 दिया था, 2 से 8 को काट दिया 4 D2 बराबर आ गया 24, तो 4 से इधर काटेंगे इसको D2 बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर। अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 हमारा 9.1 एक्सरसाइज का पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज की आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक का विकर्ण 45 सेंटीमीटर है एवं लंबाई 30 सेंटीमीटर है। 4 रुपये प्रति वर्ग की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय। तो D1 45 सेंटीमीटर, D2 30 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, एक टाइल जो समचतुर्भुज आकार की है उसका क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कि पहला विकर्ण गुना 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण, 1/2 45 गुना में 30, तो 2 से इसको काट देंगे, 15 को 15 से गुना करेंगे। एक टाइल का जो क्षेत्रफल आया 15 से गुना करके 45 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए 3000 टाइलों का निकालेंगे तो 675 गुना में 3000, तो ये हमारा आएगा इधर 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको देखेंगे। अब 1 मीटर स्क्वायर को बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे इसको भाग दे देंगे तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएंगी और 202.5 मीटर स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा। अब हमें इस पर खर्च और निकालना जो इसका व्यय खर्च किया गया। तो आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो जब 1 वर्ग मीटर स्क्वायर पर फर्श पर पॉलिश करने का व्यय कितना 4 रुपये है, तो 202.5 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय आएगा 4 गुना 202 गुना 0.50, तो 810 रुपये। तो अतः फर्श पर पॉलिश करने का कुल व्यय आ गया 810 रुपये। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 एक्सरसाइज 9.10 में हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न 8 9.1 में इस प्रकार है। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो सबसे पहले आकृति को समझें। ये नदी है और ये समलंब की आकृति का बीच में एक खेत है जिसकी बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है और ये सड़क है। तो देखेंगे लंबवत दूरी जो बीच की दूरी है, ऊंचाई बीच की दूरी 100 मीटर है। समलंब के आकार खेत का क्षेत्रफल दिया 10,500 मीटर स्क्वायर। माना सड़क वाली लंबाई ये हमने कितनी मान ली है, ये वाली लंबाई
x, और ये कितनी हो जाएगी दूसरी वाली 2x, जैसा कि उसमें बताया गया स्टेटमेंट में कि पहली भुजा से दूसरी दुगनी है। पहली भुजा x मीटर आ गई की लंबाई, तो नदी के साथ वाली भुजा की आ गई सड़क वाली की आ गई, जो सड़क के साथ है x मीटर, नदी वाली के साथ है 2x मीटर। समलंब के खेत का क्षेत्रफल 1/2 a जमा b पहली भुजा जमा में दूसरी भुजा और गुना में h। तो एरिया दिया 10,500 क्षेत्रफल, इसको 1/2 x जमा 2x बराबर गुना में h, उनका 100 पहली भुजा जमा में दूसरी भुजा और 20 की दूरी जो लंबवत दूरी है 100। तो इसको देखेंगे 2 से हम यहाँ काट देंगे इसको, तो ये जाएगा 50 और 50 जाएगा उधर हमारा भाग में, तो 2x और 2 ये आएगा 3, तो 10,500 और गुना में ये 3 x और 2x, तो 50 50 इसके नीचे गया, 50 से 0 ये काट दिया है इसको, और फिर काटेंगे 50 से काट फिर 3 और नीचे आ जाएगा, इसमें बाद में काट देंगे कोई नहीं, तो 0 से 0 का आ जाएगा, तो इसे काट पीट के ये हमारा फिर 5 से काटेंगे इसको, और काट के x बराबर कितना आएगा 70 मीटर। तो 0 से 0 कट गया था, 5 से काटा तो यह आया 210 और 210 को फिर 3 से काटा तो ये बचा हमारा 70, x बराबर 70 मीटर। तो अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई जो पूछी गई है 2 गुना x दुगनी थी जो जितनी आई है सिंगल से, तो 2 गुना 70 तो 140 मीटर आ गया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार से है। एक्सरसाइज 9.1 का एक ऊपर उठे हुए चबूतरे के ऊपरी पृष्ठ के आकार का जैसा है, जिसकी आकृति दर्शाया गया अष्टभुजी पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो इसको देखेंगे आकृति में, अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है। रचना से अष्टभुज को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 2 समलंब समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 5 मीटर हैं। लंबवत दूरी 4 मीटर। एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई 11 और 5 है। तो देखेंगे ये 5, ये 11, ये 4। तो आगे समलंब का क्षेत्रफल 2 समलंब का तो 2 गुना 2 बार आएगा 2 समलंब, 1/2 गुना a जमा b जो गुना h, यानी समलंब का क्षेत्रफल होता है, यानी 2 समलंब है तो 2 गुना 1/2 पहली भुजा जमा में दूसरी भुजा गुना में उसकी ऊंचाई। तो 2 से तो यहाँ 2 कट जाएगा। a जो हमें पहले 11 दिया है, b कितना है हमारा 5, तो ये आएगा इधर 11 और 5 16 गुना जो 4 उनके बीच की दूरी है समलंब की, तो ये हो जाएगा 4 गुना 16 64 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 11 गुना 5 55। तो अष्टभुजी जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है 64 जमा 55 119 वर्ग मीटर स्क्वायर, या 119 मीटर स्क्वायर आ गया। प्रश्न संख्या 9 एक्सरसाइज 9.1 में हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10, एक पंचभुज आकार का बगीचा जैसा आकृति में दर्शाया गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। तो देखेंगे ये आकृति है और ये ज्योति का आरेख है और ये है कविता का आरेख, दोनों का अलग अलग तरीका है। तो दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये गेट नहीं है, ये भी क्या है ज्ञात करें। यहाँ पे ज्ञात कीजिए। क्या आप इस क्षेत्रफल का जैसे है ज्ञात करने की कोई विधि और बता सकते हैं? तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 में। तो उसमें ज्योति और कविता द्वारा निकाले दोनों तरीके हम आपको दिखाएंगे। तो प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे हम पहला आरेख जो ज्योति का ये आरेख है और दूसरा कविता का। तो ज्योति का आरेख पंचभुज का समलंब, इसमें एक समलंब ABCB बन रहा है, AB इधर देखेंगे ABCP, और एक बन रहा है AEDP। तो ये बन रहा है
तो समलंब का क्षेत्रफल एक बार इसका और एक बार इसका निकालेंगे तो 1/2 AP प्लस BC गुना और इसमें CP, तो ये आएगा 1/2 गुना ED प्लस AP गुना DP, यानी पहली भुजा दूसरी भुजा और गुना में ऊंचाई, तो 1/2 गुना 30 जमा 15 और दूसरी उनके बीच की दूरी CP, और इसी प्रकार 1/2 पहली भुजा और दूसरी भुजा 15 जमा 30 और ये DP, तो 30 और 15 जोड़ेंगे तो इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, 1/2 30 जमा 15 CD प्लस CP अंदर रह जाएगा, केवल CP और ये CP यहाँ से CP और DP ये दोनों रह जाएंगे अंदर, तो ये पूरा इधर से कॉमन है, ये पूरा इधर से कॉमन, तो 1/2 30 जमा 15 CD जमा CP, तो यहाँ से करेंगे 30 और 15 इसको देखेंगे तो ये हमारा जो CD है और क्या था इसके DP, CD पूरा आ जाएगा, CP और DP क्या बनाते हैं, CP प्लस में DP, तो ये बनाते हैं हमारा CD, CP को देखेंगे CP प्लस PD मिलके क्या बनाते हैं C से D CD, तो ये 30 और 15 45 आ गया, तो 1/2 15 गुना पूरा जो भुजा दिया था 15 दी थी, तो 45 गुना 15 बटे में 2, तो काट के से आता है 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो था ज्योति का आरेख, ज्योति का तरीका 10वें प्रश्न। अब हम करेंगे कविता के आरेख। यहाँ AM लंब है BE पर, ये वाला लंब है, अतः AM आएगा 30 घटा 15, तो 15 मीटर आ जाएगा। इधर देखेंगे तो पंचभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज AB का क्षेत्रफल और प्लस में वर्ग BD का, यानी ऊपर क्षेत्रफल है जो त्रिभुज का है, नीचे वर्ग का। तो आगे बढ़ते हैं इसी में कविता का जो तरीका है, तो इसमें देखेंगे 1/2 गुना में यानी कि बेस गुना में हाइट यानी कि आधार गुना में ऊंचाई, 1/2 15 गुना 15 त्रिभुज AB का क्षेत्रफल और वर्ग त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, 15 गुना 15 भुजा गुना भुजा, तो ये 15 गुना 15 225 को 2 से भाग करने के बाद 112.5 और 15 गुना 15 225 जोड़ते हैं तो 337.5 मीटर स्क्वायर। अतः पंचभुज का क्षेत्रफल 337.5 मीटर स्क्वायर आया। तो दोनों विधियों से ये बराबर आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 हमारा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं इसी में प्रश्न 11 की ओर। तो एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न 11 तो इस प्रकार है। तो इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 11 9 10 और 1 का संलग्न पिक्चर फ्रेम। तो इसके साथ एक संलग्न है, अटैच्ड है पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी व अंत है विमा, यानी कि जो बाहर है इसमें और अंत है। तो पहले आरेख की बाहरी है जो दिया है 24 और 28 और जो अंदर है वो 16 और 20 सेंटीमीटर दिया है। 24 सेंटीमीटर गुना में 28 सेंटीमीटर बाहरी आरेख, और जो अंत है अंदर वाला 16 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आकृति फर्स्ट और सेकंड की विमा समान है और आकृति थर्ड और फोर्थ की विमाएँ भी समान है। तो पहली आकृति फर्स्ट का निकालेंगे। पहली जो बन रही है समलंब 1/2 A जमा B गुना H, यानी पहली भुजा जमा दूसरी भुजा गुना उनकी ऊंचाई, तो 1/2 28 जमा B जमा H, तो ये आएगा 48। 2 से 48 को 24 बार काट देंगे, 24 चौका 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर पहली आकृति। तो दूसरी और ये वाली पहली और दूसरी बराबर थी तो दोनों का 96, दूसरी का भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बढ़ते हैं तीसरी आकृति की ओर, क्योंकि पहली और दूसरी तो बराबर थी तो ये भी क्या आएगा 96 ही आएगा निकाल के बिना कैलकुलेट किए भी। तो आगे इसमें अब देखते हैं आगे आकृति थर्ड का क्षेत्रफल समलंब का क्षेत्रफल 1/2 A जमा B, जो छोटी वाली साइज विमाएँ दी थी बाहर, तो A जमा B 24 जमा 16 गुना H 4, तो 1/2 24 और 16 40 और गुना में 4, 2 से इसको काट दो 20 को
और 20 गुना में 4 80। तो आकृति 4 का भी क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो इस प्रकार हमारी ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से था हमारा फ्रेम वाला। तो इसके डायग्राम के तो हमारा इस प्रकार इसका आंसर भी आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन 11 इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 9 क्षेत्रमति में एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आज की वीडियो के माध्यम से बहुभुजों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखा है और उसमें उदाहरण 1, 2 और 3 को किया है और साथ ही एक्सरसाइज 9.1 9.1 के 1 से 11 प्रश्नों को हल किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।